लखनऊ में खबरें ताबड़तोड़ के बाद अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं गंगा सवेरा की। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। उत्तर प्रदेश में शराब से राजस्व जुटाने की मुहिम रंग ला रही है। सोमवार को खुली शराब की दुकानों से प्रदेश को 3 अरब की आय हुई है। हालांकि इस कवायद को लेकर सवाल भी उठे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने टीम 11 को लेकर इस पूरे मसले पर समीक्षा बैठक की। हालांकि ये मामला अभी हाईकोर्ट भी पहुंच गया है, जहां प्रदेश में शराब बिक्री को फौरन रोकने के लिए कहा गया है। पीने वालों की मुंह मांगी मुराद पूरे होने का ये नजारा यूपी सरकार को मालामाल कर गया है। उसके खजाने में सोमवार को 3 अरब रुपए आ गए हैं। इसमें अकेले लखनऊ और प्रयागराज से यूपी सरकार को 6-6 करोड़ रुपए हासिल हो गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में शराब बिक्री के आंकड़े राजस्व के लिहाज से उत्साहित करने वाले हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जिन दुकानों पर शराब की बिक्री 6 लाख रुपए तक हुआ करती थी, वो सोमवार को 12 लाख तक पहुंच गई। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग टूटने के भी मामले सामने आए। कई जगह लोगों की भीड़ नियम कायदे सब भूल गई, तो वहीं कई जगह शराब के बाद हंगामा और अपराध के मामले भी सामने आए, जिसने पुलिस की चुनौतियां बढ़ा दी। इससे पहले सोशल मीडिया पर शराब की बिक्री को लेकर सवाल लगातार उठते रहे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समीक्षा बैठक करनी पड़ी। टीम 11 के साथ हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने शराब बिक्री की मिली छूट के बाद हुई दुर्घटनाओं की समीक्षा की। साथ ही शराब बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अमल और शराब की ब्लैक मार्केटिंग जैसे पहलुओं पर भी समीक्षा की। इतना ही नहीं, शराब पीकर कई जगह उत्पात मचाने और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर भी सीएम सख्त हैं। साफ तौर पर निर्देश दिए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाए। मास्क में लोग जाएं शराब खरीदने के लिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो, ग्लव्स पहने रहें। जैसा कि आप सामने ये जो मॉडल शॉप है यहाँ देख सकते हैं, जो कर्मचारी मौजूद हैं, ग्लव्स पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग लोग फॉलो करें, इसके लिए बार बार निर्देश भी दिए जा रहे हैं। दरअसल देखिए, राजस्व रेवेन्यू में शराब आबकारी की एक बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अप्रैल महीने का रेवेन्यू का टारगेट रखा था आबकारी से, वो तकरीबन 3600 करोड़ का था, लेकिन लॉकडाउन हो गया, उस वजह से वो गिरकर पहुंच गया 41 करोड़। महज 41 करोड़ की रेवेन्यू की प्राप्ति हुई। और कल जब पहले दिन दुकानें खुली शराब की, तो तकरीबन 225 करोड़ की शराब पूरे प्रदेश में बिक गई। लखनऊ की अगर बात करें तो 6.25 करोड़ की शराब बिक गई। तो ऐसे में एक रेवेन्यू में आबकारी की एक बड़ी भूमिका है, और शायद इसीलिए ये फैसला केंद्र सरकार ने भी किया कि सभी जोन में शराब की दुकानें खोली जाएंगी। यूपी सरकार ने भी इसको फॉलो किया। हालांकि शराब महंगी कई राज्यों में हुई है, लेकिन यूपी में अभी फिलहाल शराब को महंगा करने का कोई भी इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। साफ तौर पर अगर हम कहें, क्योंकि प्रमुख सचिव का कहना है कि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, कोई विचार नहीं हुआ है। और ये भी है कि शराब की दुकानें लगातार खुली रहेंगी। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो साफ तौर पर कहा कि शराब की दुकानें खुली रहेंगी। पर ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी दुकानें खुले, लोग वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करें। और ये अधिकारियों के ऊपर सौंपा गया है कि उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि दुकानें खुले, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो, हैंड सैनिटाइज़र हो, वहाँ पर मास्क हो, इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं यूपी में शराब बिक्री का मामला अब हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। इस मामले में योगी सरकार के फैसले के खिलाफ चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार जनरल को ऑनलाइन खत भेजा गया है। इस खत में वाइन शॉप पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने का आरोप लगाया गया है। साथ ही यूपी में शराब की बिक्री तत्काल रोके जाने की ऑनलाइन मेल में मांग की गई है। सरकार की मंशा और अर्थव्यवस्था को देखते हुए ऑनलाइन बिक्री या होम डिलीवरी का कोर्ट से आदेश देने की मांग की गई है। यूपी में शराब बिक्री को लेकर जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। यही वजह थी कि मुख्यमंत्री को खुद इसका संज्ञान लेना पड़ा है। हालांकि अब मामला हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच जाने से संजीदा हो गया है।
ऐसे में सरकार पूरी सख्ती के साथ अब राजस्व जुटाने की मुहिम में लगेगी या फिर कोर्ट ही इसे लेकर कोई कदम उठाएगा, ये साफ होना फिलहाल बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती शराब बिक्री पर कितना असर डालेगी, ये तस्वीर तो बाद में साफ होगी, लेकिन जिस तरह कोरोना के दौर में चुनौतियां हैं, उसे देखते हुए शराब की बिक्री का फैसला कितना समझदारी भरा है, इसे समझना तो होगा। आपको यूपी के वुहान बन चुके आगरा की हालत पर निगाह डालनी होगी, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 630 पहुंच गया। बावजूद इसके प्रशासन को लगता है कि जिले में शराब बिकने में कोई खर्च नहीं है। ये तस्वीरें यूपी के वुहान बन चुके आगरा जिले की हैं। ये सच है कि जिस इलाके में शराब की ये लाइन लगी है वो गांव का इलाका है। सिर्फ ये इकलौता इलाका नहीं है, बल्कि जिले के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह शराब लेने और पीने वालों की लाइनें लगी हैं। ये सही है कि शराब तो पूरे प्रदेश में बिक रही है, लेकिन आगरा में बिक रही शराब का मसला दूसरे इलाकों से कहीं बड़ा है, क्योंकि शराब की ये बिक्री उस दौर में हो रही है जिसमें जिले में कोरोना मरीजों की तादाद 630 पहुंच चुकी है। हालांकि प्रशासन की दलील ये है कि शराब बेचने को उसने मंजूरी शहरी इलाकों में नहीं दी है, केवल ग्रामीण इलाकों में शराब बिक्री चल रही है। सवाल तो ये भी है कि शहर हो या गांव, अब जिले में महामारी आपदा बनकर टूटी है, तो फिर शराब की बिक्री का मतलब क्या उठता है? कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन की नाकामी पहले ही सामने आ चुकी है। मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच व्यवस्थाओं को लेकर वो सियासत के निशाने पर पहले से ही आ चुका है। ऐसे में राजस्व जुटाने की इस भागीदारी का मतलब कोई दबाव है या प्रशासन की अति सक्रियता, ये समझ से परे है। ये सही है कि अब तक कोरोना के 208 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन ये भी सच है कि जिस आगरा मॉडल की चर्चा हुई वो ध्वस्त होने की वजह से सरकार की फजीयत का सबब बन गया। बावजूद इसके प्रशासन की गंभीरता नदारद। लखनऊ में बैठे हुक्मरानों ने आदेश जारी कर दिया है कि अब शराब बिकेगी। आगरा में भी शराब 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे बिकेगी, लेकिन तमाम एहतियात के साथ। लेकिन सवाल उठता है, क्या अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है कोरोना क्राइसिस के दौर में जो लॉकडाउन हुआ है, क्या उसी से भरपाई होगी? सवाल इसलिए है कि आगरा में जिस तरह से कोरोना विस्फोट हो रखा है और उसमें शराब बेचने का मतलब है अपने आप में एक बहुत बड़ा आत्मघाती कदम उठाना, क्योंकि 22 मार्च से आगरा में लगातार लॉकडाउन लागू है। जनता कर्फ्यू के बाद से ही आगरा पूरी तरह से बंद है, लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इस कदर बढ़ रहे हैं कि करीब करीब 1/4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में आगरा से ही है। और ऐसे में दुकानें खुलेंगी, लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ेंगी और तमाम जो चीज़ें हैं, जो मानक इस समय लोग अपना रहे हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ेंगी। तो सवाल उठता है कि सीधी सीधी ये संक्रमण और बड़े स्तर पर फैलेगा। प्रशासन भले ही ये कह रहा है कि हमने शहरी क्षेत्रों में दुकान ना खोलने के लिए कहा है, लेकिन शराब पीने वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार खबरें आती रही हैं कि लॉकडाउन पीरियड में लगातार लोग कई गुना दाम पर शराब खरीद कर पीते रहे हैं, जगह जगह शराब पकड़ी भी गई है। तो ऐसे में वो तमाम जुगत करेंगे जिससे आगरा के शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग ग्रामीण इलाकों में जाकर शराब खरीदेंगे। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो अभी तक प्रशासन की जो तमाम कवायद रही है कोरोना को रोकने के लिए, वो इस फैसले से कहीं ना कहीं उस पर ज़रूर प्रश्न चिन्ह लगेगा। ऐसे में तमाम चीज़ें हैं जो प्रशासन को समझने की ज़रूरत है। क्या शराब से ही अर्थव्यवस्था सुधरेगी? क्या शराब से ही राजस्व वसूली होगी? ये सवाल हुक्मरानों को सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी जो लंबी जो मेहनत रही है, कवायद रही है इस बीमारी को बचाने के लिए, वो कहीं इस कदम से पूरी तरह वो ध्वस्त न हो जाए। हालात बताते हैं कि आगरा किस भयावह स्थिति से गुजर रहा है। ये ठीक है कि कोरोना से जंग के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन उसका इकलौता रास्ता प्रशासन को शराब लगता है, ये भी समझ से परे है। वो भी उन परिस्थितियों में जब कोरोना में अस्पताल के कर्मचारी से लेकर सब्जी के ठेले वाले तक कोरोना के मरीज मिल चुके हैं और उनके जरिए फैलने वाले संक्रमण के मामले भी।
आगरा में अव्यवस्थाओं को लेकर यहां के मेयर सीएम को खत लिख चुके हैं। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सरीखे नेता सरकार पर हमला कर चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन को शराब बेचने की हड़बड़ी कटघरे में खड़ा करने की वजह देती है। आगरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में सोमवार की शाम आतंकवादियों ने पेट्रोलिंग कर रहे सीआरपीएफ जवानों पर हमला बोल दिया। इस आतंकवादी हमले में गाजीपुर के नौनहरा के रहने वाले जवान अश्विनी कुमार यादव समेत 3 जवान शहीद हो गए। उनके परिजनों को जब ये जानकारी मिली तो परिवार समेत पूरे इलाके में कोहराम मच गया। अश्विनी अपने पीछे पत्नी आशु और बेटी आयशा को छोड़ गए हैं। अश्विनी को याद करके गाँव वाले मर्माहत हैं। उनका कहना है कि उनका बहुत ही बढ़िया स्वभाव था। वो जब भी गांव आते तो यहाँ के युवाओं को सेना या अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए प्रेरित करते थे। जिन युवाओं के पास पैसे की कमी होती थी उन्हें अपने पास से पैसा देकर उन्हें भर्ती का फॉर्म भरवाते थे। परिजन और गांव वालों का कहना है कि देश की सेना इस शहादत का पाकिस्तान से बदला जरूर ले। रात 7:30 बजे फोन आया था, फिर उसके बाद हम इधर से किए, 8 बजे पता चला। किससे बात हुई थी? बोले थे ड्यूटी खत्म हो गई है, पहुंच के हम फोन कर रहे हैं। इसके पहले घर कब आए थे वो? जनवरी और फरवरी में 2 महीने की आए थे। 27 फरवरी को गए थे। मुझे तो मिली थी जानकारी कि शाम को 7 बजे फोन आया। मैं यही था, मुझे समझ में नहीं आया कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे भाई। फिर मेरा एक जन का फोन आया तो बोले ऐसी ऐसी बात है। हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या कहें। और गाजीपुर से इस खबर पर नीतीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, दुख का माहौल है, रो रो कर बुरा हाल है परिवार वालों का, लेकिन जवान का अंतिम संस्कार कितने बजे कहां पर करवाया जाएगा आज? राजीव, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नौनहरा का बबनौली गांव अपने आप में आज गर्व महसूस कर रहा है। गर्व इसलिए कि उनके गांव का एक लाल देश की आन बान और शान पर कुर्बान हुआ है। लेकिन इस गम के माहौल में कहीं ना कहीं एक आवाज़ और है, और वो है कि अब बदला चाहिए। दूसरी बात आपको बता दूं, लगभग 10 बजे तक का समय दिया गया है। इनके गांव तक उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। पहले ग्रामीणों को दर्शन कराया जाएगा, उनके परिवारजनों को दर्शन कराया जाएगा, और इसके बाद गाजीपुर के घाट पर शव यात्रा निकलेगी और गाजीपुर के घाट पर अंतिम संस्कार होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का माहौल चल रहा है। ऐसे में प्रशासन के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा कि जहां पार्थिव शरीर आ रहा है वहां पर भीड़ न हो। हालांकि अभी प्रशासन की ओर से न तो ऐसे कोई निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो या कोई भीड़ न लगे, ऐसे निर्देश नहीं दिए गए हैं। लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात होगी कि देश का लाल तो आज गांव में आ रहा है, लेकिन उनको सलामी देने के लिए भीड़ न इकट्ठा हो, उनको अपने घरों से सलामी दी जाए। इसका भी अगर ग्रामीण ध्यान रखें तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन कहते हैं कि अगर देश की आन बान शान पर कुर्बान होने वाला गांव का लाल गांव में आए तो किसी ग्रामीण का मन कैसे मानेगा। तो हर गांव वाले की आंखें आज नम है, लेकिन दिल देश को सलाम कर रहा है। और आंखें नम है लेकिन भीतर गर्व की भावना है कि देश पर कुर्बान हुआ। लगातार कह रहा है नीतीश, क्या कोई जनप्रतिनिधि पहुंच सकता है? क्या योगी कैबिनेट से कोई पहुंच सकता है? क्या मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं? कौन पहुंच सकता है आज अंतिम दर्शनार्थ? जी, अब राजीव, अभी तक जो सूचना है वो स्थानीय नेता जो हैं यहाँ के, उनको यहाँ पे जो ग्रामीणों ने सूचना दी है तो स्थानीय नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहेंगे, सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद रहेंगे, और इसके साथ ही ग्रामीण जनता और उनके परिवारजन मौजूद रहेंगे, ऐसा अभी बताया जा रहा है। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो गाँव के जो आला नेता हैं और इस क्षेत्र के जो नेता हैं वो भी यहाँ पे गांव पे पहुंचेंगे शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए। जी राजीव। नीतीश, क्या राज्य सरकार की तरफ से किसी तरह की आर्थिक सहायता का ऐलान शहीद के परिवार के लिए किया गया है?
राजीव, अभी गम का क्षण है। अभी इस तरह की कोई मांग, इस तरह की कोई आवाज़ परिवार ने अभी उठाई नहीं है। हालांकि हम उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि परिवारजनों में इस तरह का गम है कि उनके पास जाकर बात करने की हिम्मत भी अपने आप में ख़ास तौर पे जुटानी पड़ रही है। तो अगर उनसे बात होती है, अगर वो कोई मांग रखते हैं तो ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, परिवारजनों ने अभी तक तो किसी मांग को नहीं दोहराया है कि उनकी मांग कोई खास तौर पे है। अब ये देखना होगा कि परिवार क्या कोई मांग करता है, और अगर परिवार मांग करता है तो क्या सरकार उस मांग को पूरा करती है। जी नीतीश, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आज अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा और सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि परिवार की मांग का इंतजार ना करे, सरकार खुद आगे आए, आर्थिक सहायता करे। सरकारी नौकरी जैसे अन्य केसेस में दी जाती है, यहां पर दिया जाना चाहिए। केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। एक बड़ी खबर आपको दे दें, केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, जबकि डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। हालांकि उपभोक्ता के तेल की कीमतों पर ऐसा कहा जा रहा है कि इसका किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। दिल्ली में कल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए थे, उसके बाद अब केंद्र सरकार का ये निर्णय, केंद्र का निर्णय है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी और वो बढ़ा भी दी गई है। और पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, तो डीजल 13 रुपए प्रति लीटर डीजल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। यह खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। खबर बहुत बड़ी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर सीधा सीधा अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, इसका असर उत्पादों पर पड़ता है, तो ऐसे महंगाई पर इसका असर पड़ता है। तो इस बीच में एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। बहुत बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल दोनों में ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो वहीं पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल में 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो इकोनॉमिक स्लोडाउन है, कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी पर बड़ा जबरदस्त असर पड़ा, बहुत बुरा असर पड़ा है, उसको रिवाइव करने की कोशिशें हैं। तो ऐसे में राज्य सरकारें अपनी तरफ से शराब पर अलग अलग तरह के टैक्सेस लगा रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्र ने भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। हालांकि इसका उपभोक्ता पर बताया जा रहा है कि असर नहीं पड़ेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि इस बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी से जो इनकम होगी, जो फायदा होगा, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उसको खर्च किया जाएगा। और हालांकि पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल है वो काफी सस्ता इन कंपनीज को मिल रहा है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, आपको समझाएंगे कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से आप पर किस तरह का असर पड़ेगा। अविनाश, दर्शकों को बताएं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से क्या आम आदमी की जेब पर किसी तरह का असर पड़ेगा? देखिए राजीव, अगर अभी की बात करें तो जो एक्साइज ड्यूटी कल केंद्र सरकार ने बढ़ाई है उसका असर आम आदमी की जेब पे अभी नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर बात करें तो तेलों के जो दाम है अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब गिरावट होती है उसके हिसाब से तय होते हैं। तो इसलिए तेलों के दाम में गिरावट हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसके बाद डीजल और पेट्रोल सस्ता होना था। लेकिन केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, पेट्रोल पे 10 रुपए, डीजल पे 13 रुपए। इसके बाद जो मूल्य है, यानी कि जिस रेट पर अभी डीजल पेट्रोल मिल रहा है उसी रेट पे डीजल पेट्रोल मिलता रहेगा। जी अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आम आदमी की जेब पर फिलहाल किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सरकार का मकसद यही है कि जो खाली खजाना है उसको भरा जाए। क्योंकि इस वक्त हमारे देश में स्थिति यह है कि सरकार के सामने एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, सामने दिखती कंगाली, भुखमरी, बेरोजगारी, बदहाली है, तो एक तरफ खजाना खाली है तो उसको भी भरना है। और उसी के जरिए जो बदहाली की ओर बढ़ रहा है देश, अर्थव्यवस्था की जो बुरी स्थिति है उसको ठीक करना है। इसी कड़ी में यह निर्णय लिया गया है।
चले फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।